जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज हितेश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेकंड पार्ट सैटर्न का नवमांश कुंडली में लिब्रा साइन तुला राशि से लेके पाइसेस तक। पहला पार्ट मैं बना चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है अवश्य देख लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, प्लैनेट्स उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मैरिज, प्रोफेशन, करियर, संतान, किसी चीज के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी है, न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, वास्तुशास्त्र पढ़ना है, अवश्य इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सैटर्न नवमांश में जो बैठता है, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में कि सैटर्न जो है वो हमारे कर्मा को डिनोट करता है, जो हम इस जीवन में कर्मा करने आए हैं। तो लगन कुंडली में जहां सैटर्न बैठा होता है वो बताता है कि वो एरिया हमारा मेन कर्मा का है, उसको हमको फुलफिल करना है। लेकिन जो हमको उसको फुलफिल करना है कर्मा को, तो नवमांश कुंडली में जहां पे भी सैटर्न बैठा होता है वो बताता है हमको कि उस कर्मा को फुलफिल करने में कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से बदलाव, कौन कौन सी विपत्ति हमारे जीवन में आएंगी, हमको कैसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, तभी तो हम उस कर्मा को कर पाएंगे। जो लगन में सैटर्न जहां पे भी बैठा हुआ है, तो D9 में बैठा हुआ सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि फिर वो हमारा तरीका बन जाता है एक प्रकार से अपने जीवन को जीने का, या जो हमें कर्म करने हैं उनको एग्जॉस्ट करने का, सही तरीके से आप यूं कह लीजिए। और मैरिज से रिलेटेड भी कर्मा को बताता है कि मैरिज से रिलेटेड हमारे जीवन में कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सैटर्न जब तुला राशि में बैठा होता है किसी के नवमांश कुंडली में, ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इट इज अ गुड पोजीशन। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छी पोजीशन है। नवमांश कुंडली में सैटर्न अगर तुला राशि में बैठा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चैलेंजेस नहीं आते हैं या यहाँ पे किसी प्रकार का कर्मा इन्वॉल्व नहीं होता है। सैटर्न जब भी नवमांश कुंडली में तुला राशि में बैठा होगा, बट नेचुरल है कि हमारे जीवन में रिलेशनशिप सबसे अहम बात हो जाएगी। दुनिया के सामने हमको अपने आप को प्रेजेंट करना सबसे अहम बात हो जाएगी, और उसमें सही तरीके का बैलेंस मेंटेन करना वो सबसे अहम बात हो जाएगी। अच्छा, अब जहां पे शुक्र बैठा होगा, जो सैटर्न का डिस्पोजिटर है, भाई नवमांश कुंडली में अगर शनि तुला राशि में बैठा है शुक्र की राशि में, तो नवमांश कुंडली में ही हम लोग देखेंगे कि शुक्र कौन से घर में बैठा हुआ है। तो वहां से हमको पता चलेगा कि कौन कौन से चैलेंजेस हमारे जीवन में आ सकते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके, सोशल लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, कौन कौन से हमारे आगे बढ़ने में, जीवन की यात्रा में कौन सी चीजें हमको मदद करेंगी, या वहां पे हमको एक इक्वली पीसफुल एनवायरनमेंट अपने जीवन में बना के रखना पड़ेगा। तो वीनस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर नवमांश में। अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो हमको मदद मिलती है इस स्थिति में, अगर सैटर्न तुला में बैठा है। और अगर वो अच्छा नहीं बैठा है तो यही रिलेशनशिप्स, यही पब्लिक, यही हमारा किसी भी प्रकार के अफेयर्स, रोमांस, मैरिजेस हमारे लिए कई बार बड़ी हैवी कर्मा लेके आती है यहाँ पे। तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सैटर्न हमेशा जब तुला राशि में बैठा होता है तो रिलेशनशिप्स को लेके हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आ सकते हैं। मैरिज के अलावा भी हमारा जीवन पूरा कई प्रकार के रिलेशनशिप, स्ट्रेंजर्स, उनसे मिलना, उनसे व्यवहार, इन चीजों पे जुड़ा हुआ होता है। तो उनके साथ हमारे क्या कर्मा है, हम उसको बैलेंस करने में लगे रहते हैं, उसको मीट आउट करने में लगे रहते हैं, उसको पीसफुल तरीके से संभालने में लगे रहते हैं। ये भी देखिए बताता है सैटर्न। उसके बाद कई बार रिलेशनशिप्स में किसी प्रकार के भी
बंधनों में बंधने से व्यक्ति बहुत ज्यादा आतुर नहीं होता है, वो डरता है थोड़ा कि भाई रिलेशनशिप्स में पड़ेंगे, उसके बाद हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, हमको अपने आप को बाउंड्रीज में सेट करना पड़ेगा। तो कई बार जब सैटर्न तुला राशि में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो व्यक्ति थोड़ा पीछे हट जाता है, या कई बार उसको ये भी लगता है कि भाई हम अपने जीवन में जो हमारा प्रेम है, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, हमको सब कुछ देना पड़ेगा किसी भी रिलेशनशिप को लेके, किसी भी पार्टनरशिप को लेके, किसी भी अलायंसेस को लेके। अच्छा, ये पूरा एक विस्तार लिए हुए एक पॉइंट है कि सैटर्न अगर हमारा नवमांश कुंडली में तुला में बैठा है तो हमारे सारे जीवन का जो निचोड़ है वो जा रहा है पब्लिक डीलिंग में, रिलेशंस में, सोशल स्टेटस में, लोगों के साथ मिलने जुलने में, उनके साथ व्यवहार में। तो व्यक्ति कभी कभार कई चीजों में पढ़ने से डरता भी है, कमिटमेंट्स में, कि हम पढ़ेंगे तो भाई हमको उसके लिए करना पड़ेगा, या हमको आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी और फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कई बार वो पीछे हट जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हम किसी के साथ आगे से बढ़ के प्रेम से मिलेंगे, हम उनके साथ अपना जो हम अच्छाई से पेश आएंगे या हम उनके साथ व्यवहार करेंगे, कई बार ऐसा जीवन में होगा कि वो हमसे उस तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये चीज भी देखनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को, लोगों के साथ, जीवन को अपने एक तरीके से वे करते रहते हैं, तौलते रहते हैं कि भाई उनके साथ कैसा है, उनके साथ कैसा है। तो इस प्रकार के कर्मा हमारे जीवन में आएंगे। तो इट इज ऑल के फैमिली, हमारा सोशल स्टेटस, हमारे रिलेशनशिप्स, हम पढ़ें कि ना पढ़ें, डरते हैं कमिटमेंट को। कभी कभार हमको वो उस हिसाब से वो प्रेम मिलेगा, वो आदमी हमको उस प्रकार से जवाब देगा कि नहीं देगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो व्यक्ति डरता, पीछे हट जाता है। लेकिन हाँ, एक बार धीरे धीरे, ये इस प्रकार का पॉइंट नहीं है कि जब सैटर्न तुला राशि में नवमांश में बैठा हो तो एकदम से बिना सोचे समझे किसी प्रकार की रिलेशनशिप्स में पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है मोस्टली। क्योंकि वो फिर चलती नहीं है। ज्यादातर जिसको कहा जाए टाइम दे के, जिसको नर्चर करके, एक दूसरे को समझ के, हर चीज को, उसके बाद जो रिलेशनशिप्स जीवन में हमारे बनती हैं या जो हमारा लोगों के साथ समन्वय बनता है, वो बड़ा लंबा चलता है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं। जब सैटर्न तुला राशि में बैठा होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस होती हैं, मैरिज होती है, सब कुछ होता है। सडन किसी प्रकार की रिलेशनशिप में जंप करना नहीं बताता है। हाँ, काम की अगर बात करें, जीवन की अगर बात करें, सैटर्न जब तुला राशि में नवमांश में बैठा होता है तो फेयर डीलिंग सबके साथ करना, जस्टिस से बात करना, हर प्रकार का जिसको कहा जाए लॉयल्टी मेंटेन करना, यहाँ पे सैटर्न का मेन कार्य होता है। हर प्रकार के काम में, जिसको कहते हैं ना इक्वालिटी, उसके लिए भी खड़े होना, उसके लिए भी खड़े होना। ये नहीं है कि अपना पर्पस देखना। तो सैटर्न जब भी लिब्रा में बैठा है, तुला राशि में बैठा है नवमांश में, तो वो हमें क्या बता रहा है कि भाई हमें जीवन में सबके लिए इक्वालिटी से खड़े रहना है। यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यही हमारा कार्य भी है। इसी तरीके से हमको आगे भी बढ़ना है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारी मैरिज है, चाहे हमारा सोशल स्टेटस है, चाहे काम है, वो इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे कई प्रकार के जीवन में हमारे ऐसे लोग आएंगे, भाई संसार है तो बहुत सारे लोग आएंगे हमारे साथ। वो कई प्रकार से हमसे रिलेशनशिप्स में होंगे, कई दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में होंगे। अब वहां पे वो हो सकता है किसी प्रकार का कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कोई किसी को प्रेशराइज कर रहा है, कोई किसी का फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी है कि आप खड़े होके उस चीज को फेस करिए, जिसको कहा जाए ना, बात करिए, दूसरे व्यक्ति को एक प्रकार का जस्टिस दिलाइए। किसी के लिए कोई झूठी गवाही नहीं देनी, सबके साथ खड़े रहना है। जिनके साथ गलत हो रहा है जीवन में, ये एक हमारा कर्मा, ये एक हमारी ड्यूटी, ये एक हमारा पैटर्न बताता है। कोई दूसरा आदमी किसी को कंट्रोल करना चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है, तो आप आगे बढ़ के उस चीज में खड़े होंगे, उस चीज को गवर्न करेंगे खुद कि भाई नहीं, हर आदमी को एक इक्वल स्पेस मिले, इक्वल काम मिले, अच्छा पैसा मिले, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। इस तरीके से काम करता है। फील्ड आप कोई भी चुने, काम आप कोई भी चुने, धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस बढ़ती चली जाएगी। सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए आपके जीवन में
खुल के आगे आने के लिए सैटर्न तुला राशि में बैठ के यहाँ पे आपको पुश करता है लोगों की तरफ के आप लोगों से इंटरैक्ट करें, लोगों से मिले, डरे नहीं, हिचके नहीं, भागे नहीं, उनको फेस करें सही तरीके से। तो एक तरीके से आपको वो एक्सपोजर देना चाहता है लोगों के साथ मिलके, पब्लिक के साथ मिलके, जीवन दुनिया सबके साथ मिलके, लोगों के साथ, ताकि आपका वो चीज खत्म हो जाए और आप अपनी सोशल स्किल इनहैंस कर पाए। यहां पे बैठा हुआ सैटर्न तुला राशि में एक अच्छा घर, परिवार, फैमिली, एक ड्रेसिंग सेंस, एक प्रोस्पेरिटी, एक अच्छा काम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे 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 आगे बढ़ती रहती है। वो एक बैलेंस एटीट्यूड रखवाना चाहता है। ये ऐसा भी नहीं है कि सैटर्न का हर प्रकार, जो वीनस का हर प्रकार का काम होता है, आनंद, हर प्रकार के भोग, सैटर्न उसमें भी एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शन रखता है यहाँ पे कि भाई उस चीज में भी बहुत मॉनिटर करके रहिए, बहुत बैलेंस करके रहिए, जिससे कि आपकी छवि समाज में बुरी ना पड़े। यहां पे सैटर्न ये काम करता है या ये सिखाने की कोशिश कर रहा होता है किस प्रकार से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से अपने आप को आपको ड्रेसअप करना है। ये सारी चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब सैटर्न नवमांश में तुला राशि में बैठा होता है, क्योंकि वो एक इमेज बिल्ड करना चाहता है आपकी दुनिया के सामने। मैरिज की अगर बात करें, सैटर्न अगर तुला राशि में बैठा है तो यहाँ पे वो कर्मा बताता है कि भाई जब दोनों लाइफ पार्टनर साथ में होते हैं तो एक दूसरे में बैलेंसिंग बहुत होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ पीसफुल रिलेशन यहाँ बहुत जरूरी है। हर दूसरे व्यक्ति को आप ये समझ लीजिए कि रिलेशनशिप में एक महत्व देना दोनों पार्टनर्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब सैटर्न तुला राशि में बैठा है, जिसकी भी पत्रिका में नवमांश कुंडली में, वो पूरे का पूरा रिलेशनशिप और मैरिज का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे डाल के ना चले कि जैसे उसी को बोझ चलाना है पूरा मैरिज का, हर प्रकार का बैलेंस उसी को मेंटेन करना है, उसी चीज का। उसके वजह से काफी वो प्रेशराइज हो जाता है, आप उसको ऐसे कह सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं करना चाहता है, लेकिन दोनों को, पार्टनर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर करनी चाहिए। दोनों को इक्वली, आप यूं कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर, फैमिली, सोशल लाइफ, दोनों को मिलके यहां पे चलानी पड़ती हैं। अगर ये काम नहीं होता है इक्वालिटी में, यहां पे अगर तुला राशि में शनि बैठा है और इक्वल चीजें नहीं हो रही हैं हस्बैंड और वाइफ के साथ, दोनों पार्टनर्स के साथ, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हाँ, मैरिज से पहले कहीं आप ऐसे कह सकते हैं रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो कि टूट जाते हैं। यूं कहा, मैंने पहले ही कहा कि सैटर्न तुला राशि में बैठा हुआ है, तो जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता है किसी रिलेशनशिप के बारे में, तब तक एक्चुअलिटी में जो है वो मैरिज की तरफ नहीं जाना चाहता है या नहीं ले जाना चाहता है। लेकिन जब हो जाता है एक बार, तब फिर कंफर्म है कि फिर वो लंबा चलता है यहाँ पे। तो एक दूसरे को इक्वली सपोर्ट करना, इक्वली रिस्पेक्ट करना, इक्वली दोनों को फेयर प्ले करना आपस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि D9 में अगर शनि तुला राशि में बैठा हुआ है तो वीनस कौन से घर में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी वीनस अगर खराब घरों में बैठा होगा तो उस घर की वजह से आप ये कह सकते हैं कि लाइफ का जो बैलेंस है, जो इक्वालिटी है, वो बिगड़ सकती है अगर वीनस खराब हुआ। वहीं से सबसे ज्यादा ट्रिगर होगा प्रॉब्लम्स, हर प्रकार का सोशल स्टेटस जो हमें मेंटेन करना है, जो बाहर हमारी छवि है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको बाहर की दुनिया में लेनी है। तो हो सकता है ये सारी चीजें जहां पे वीनस बैठा हुआ है वो हमको मदद करे, या हो सकता है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम लेके आए मैरिज में और हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर में। सैटर्न जब स्कॉर्पियो नवमांश में बैठा होता है, वृश्चिक राशि में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो ये एक ऐसा जगह है, ये एक ऐसी राशि है, आप यूं कह सकते हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होती है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सैटर्न जब इस राशि में बैठता है, बहुत पेशेंस यहां पे रिक्वायर्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धीरज यहां पे रखना। यहां पे ये वो वाली स्थिति है कि अगर हम किसी भी जातक को अपने जीवन में देखते हैं, किसी भी लाइफ में हम लोगों ने देखा होता है यूजुअली कि जीवन में कभी कोई जीवन में कुछ कर नहीं रहा है, बहुत पिट रहा है हर एक चीज में, चीजों को लेके, और फिर एकदम से उसका
बहुत नाम हो जाता है लाइफ में, धीरे धीरे जो करते उसके साथ वाले बहुत आगे बढ़ गए, बहुत जीवन में लोग उसके आगे निकल गए, परंतु ये यूं आप कह सकते हैं जीवन की तपन सह के, परेशानी सह के, थपेड़े सह के फिर एकदम से इस प्रकार की हाइट पकड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर वो उनसे भी ऊंचा निकल जाता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि सैटर्न जब वृश्चिक राशि में नवमांश कुंडली में बैठता है तो एक प्रकार से व्यक्ति के लिए उस हाइट तक जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा होता है, एक फाउंडेशन तैयार कर रहा होता है। अब सैटर्न अगर वृश्चिक राशि में बैठेगा तो मंगल जहां पे भी नवमांश कुंडली में बैठा होगा, उसका डिस्पोजिटर, वो बताएगा कि उस घर को लेके सबसे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, सबसे ज्यादा बदलाव आएंगे, सबसे ज्यादा वहां पे फ्रस्ट्रेशंस उस घर की वजह से निकलेंगी, वहां पे सबसे ज्यादा डिलेज होंगे। एक प्रकार से जीवन रोक देगा वो घर जहां मंगल बैठा होगा। उन स्थितियों से निपटने के लिए जैसे सैटर्न तैयार कर रहा है व्यक्ति को, जहां पे भी मंगल बैठा होगा बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सैटर्न जब वृश्चिक राशि में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो ये एक तरीके का बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है 360 डिग्रीज का। व्यक्ति जन्म के समय में कुछ था और बाद में कुछ बन गया, तो ये बड़ा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है। लाइफ बदलती रहती है, आप यूं कह सकते हैं। एक लाइफ, एक जीवन में 4 तरीके के जीवन जीने पड़ जाते हैं जब सैटर्न नवमांश में जो है वो स्कॉर्पियो राशि में बैठा होता है। तो जीवन में बहुत उथल पुथल होती है कई प्रकार से। यहाँ पे जब सैटर्न नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो साइन में बैठा होता है तो व्यक्ति के जो भी टैलेंट्स हैं, क्वालिटीज हैं, उसकी अच्छी आदतें भी हैं मान लीजिए, ये उसके प्रयास भी हैं, वो सब व्यर्थ जाते हैं। कई बार लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लोग उनका फायदा उठाते हैं, इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। अब ये जो मंगल की एनर्जी होती है यहाँ जब सैटर्न वृश्चिक राशि में बैठा होता है, भाई वो भी एक तरीके की आप कह सकते हैं कि उसके अंदर फायर पावर तो है क्योंकि मंगल की एनर्जी है, लेकिन ये बहुत एक अंदर से पॉइजन लिए हुए पॉइजनस एनर्जी है। कभी ये व्यक्ति को बिल्कुल इतना हताश करके नीचे गिरा देती है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे सैटर्न व्यक्ति को उसी एनर्जी के थ्रू अपने आप को पकाने को कह रहा होता है कि भाई अपने आप को गढ़ो, अपने आप को पकाओ, कई बार नीचे गिरो, कई बार हताश हो, कई बार अपने अंदर की जो खुद की बुराइयां हैं, अपने अंदर की खुद की प्रॉब्लम्स हैं, अपने अंदर के खुद की जो वीकनेसेस हैं उनको दूर करो। और उसके बाद एक, जैसे मैंने पहले बताया कि एक सॉलिड फाउंडेशन हो जाए, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाए और कई प्रकार से व्यक्ति गिर जाए, अपनी कई आदतें सुधार ले, अपने जो उसका कार्मिक पैटर्न है उससे वो निकल ले, उसके बाद फिर इस प्रकार का सक्सेस उसको प्रदान करता है कि दुनिया चकाचौंध हो जाती है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार का व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे, इतनी हाइट पे इतना अच्छा कर सकता था, या उसके अंदर इतनी क्वालिटीज होती हैं, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। उसका लाइफ बहुत चेंज हो जाता है, जैसे कि व्यक्ति मरने के बाद जैसे जी उठा हो, इस प्रकार का व्यक्ति का जैसे पुनर्जन्म हो जाता है। यहाँ पे सैटर्न, यहाँ पे स्कॉर्पियो नवमांश में बैठ के ये एक तरीके से बताता है कि भाई जितने भी जीवन में अप एंड डाउन हो, फेलियर्स हो, फियर्स हो, जितने भी कष्ट हो, इन सडननेस हो, जिसको कहा जाता है ना कि अचानक से ये हो गया, हमारे जीवन में अचानक से ये हो गया, उस चीज को चैनलाइज करना व्यक्ति को आ जाए, वो ये समझ जाए कि ये हमारे लाइफ का रूटीन था, ये हमारे लाइफ का एक कर्मा था, हमको इसको निभाना था, हमें इस पे चलना था। और उसके बाद हमारा खुद का व्यवहार कैसा रहेगा, हमारा कंडक्ट कैसा रहेगा, हमारी आदतें कैसे रहेंगी, हमारा कर्म करने का तरीका कैसा रहेगा, हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा रहेगा, वो हमारा अच्छा हुआ कि नहीं,
उसमें हम स्ट्रक्चर्ड हुए, डिसिप्लिन्ड हुए, गहराई में पहुंचे, स्पिरिचुअल हुए कि नहीं, ज्ञान आया कि नहीं, ये सारी चीजें वो चेंज करवाता है। तब तक वो आपको सक्सेस नहीं चखने देगा, तब तक वो आपको किसी भी प्रकार के लाभ नहीं लेने देता है। तो एक तरीके से व्यक्ति को लगता है जब सैटर्न स्कॉर्पियो नवमांश में बैठा है कि जीवन खत्म, जो कर रहे हैं वो फेलियर्स, हर प्रकार के शॉक मिल रहे हैं, हर प्रकार की फेलियर्स मिल रहे हैं, अप एंड डाउन इतना ज्यादा, तो वो ये चाहता है इस प्रकार के भय देके, इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट करके, इस प्रकार की सडननेस, प्रॉब्लम्स से आप इम्यून हो जाएं, आपको पता चल जाए। जैसे ट्रॉमा में डॉक्टर काम करते हैं ना, दे वर्क इन ट्रॉमा, जो डॉक्टर्स होते हैं उस यूनिट में जो काम करते हैं, तो उनको पता है कभी भी कोई भी किसी प्रकार का पेशेंट आ जाएगा, तो इसलिए अपने आप को वो बिल्कुल टेकअप रखते हैं कि भाई हाँ, हम हर एक चीज हमारी तैयार है, व्यक्ति को हमें बचाना है किसी तरीके का भी। तो इसी तरीके से सैटर्न यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को, जिनकी पत्रिका में नवमांश में वो बैठा हुआ है, इसी प्रकार की सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स देके व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। और ऐसा व्यक्ति आगे बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होती है। उसने इतनी हार देखी होती है, उसने इतना ट्रॉमा देखा होता है, उसने इतनी पेन देखी होती है कि वो एक तरीके से उन सब चीजों से आगे निकल जाता है। लेकिन फिर यहां एक पॉइंट ये आता है कि आपका फिर विकास एक्चुअली में कैसा हुआ। ज्यादातर वो आपको राइट कर्मा की तरफ पुश कर रहा होता है, जो आपके जीवन का है कि भाई खराब कर्मा आप एग्जॉस्ट भी तो करने हैं ना, जो हम करके आए हैं। तभी तो सैटर्न नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। ये कोई इजी प्लेसमेंट नहीं है वहां पे उसका, लेकिन आपको एग्जॉस्ट तो करना पड़ेगा। और उसके करने के बाद आप किस तरीके से टर्न आउट होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तो सैटर्न यहां पे आपको वो सारे इमोशनल, इन सारी चीजों से बाहर निकालना चाहता है। आपको स्वयं से पहचानना, आपकी पहचान करवाना चाहता है कि आप स्वयं क्या हैं, खुद क्या हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, उनको देखिए। सारी प्रॉब्लम्स को हटा देने के बाद भी आप कैसे स्टैंड रहते हैं, तब हर प्रकार की सक्सेस आपके पास होती है। बहुत ऊंचाई, बहुत लाभ, सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, पैसे के मामले में मैं अवश्य कहूंगा कि अगर सैटर्न स्कॉर्पियो नवमांश में बैठा हो, पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके लिए, इसलिए उसको बचा के चलिए जीवन में। अनाप शनाप नहीं करना। क्यों? क्योंकि सडन लॉसेस और सडन गेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इतने होते हैं कि वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होते हैं आपके जीवन में। तो जितने भी वेल्थ से रिलेटेड एरियाज हैं लाइफ में, उसको बहुत स्ट्रिक्टली अपने जीवन में देख के चलिएगा, अदरवाइज वो भी कई प्रकार के लेसन्स आपको दे रहे होंगे। अब स्कॉर्पियो साइन जो है, जहां सैटर्न नवमांश कुंडली में बैठता है, उसका को लॉर्ड केतु भी है। केतु भी हमको नवमांश कुंडली में देखना पड़ेगा कि वो कहां बैठा है। क्यों? क्योंकि वो वाले एरिया भी हमारे जीवन में ऐसे हो सकते हैं मंगल की तरह। जैसे नवमांश कुंडली में हमको मंगल को भी देखना पड़ेगा कि वो कौन से घर में बैठा है, क्योंकि वहीं उस घर से रिलेटेड हमारे जीवन में बड़े उपद्रव, बड़े चेंजेस, वहीं से हमको इमोशनल ट्रॉमास, अप एंड डाउन बहुत देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से केतु भी है। केतु भी जहां बैठा होगा नवमांश कुंडली में, हमें देखना पड़ेगा कि वो घर भी हमारे लिए एक बहुत चैलेंज फेंकेगा। थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, परेशानी, ब्लॉकेज कई तरीके से वहां से भी हमारे लिए आने वाली हैं। तो हमको उस घर को भी मीट करना है, उस घर के चैलेंजेस को भी मीट करना है, उसको समझना है। और जैसे मैंने कहा, सैटर्न आपको तपा रहा है, आपको हर प्रकार से, हर इमोशनल जिसको कहा जाए ना, उस चीज से बाहर निकाल रहा है आपको, ताकि आप एक फिर सॉलिड फाउंडेशन वाले व्यक्ति बन पाए अपने जीवन में, जहां आपके कदम कभी किसी परेशानी, किसी ट्रॉमा, किसी कष्ट के फिर ना हिले। वो इस प्रकार की सीनियोरिटी, इस प्रकार की मैच्योरिटी आपको देना चाह रहा है जीवन में, आप ताकि समझें कि रियल लाइफ क्या है। दुख है, उसमें परेशानी है, कभी कभी इतना तोड़ दिया जाता है इस वाले, जब सैटर्न नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, कि व्यक्ति बिल्कुल हताश हो जाता है, जीवन को छोड़ने की सोचता है, उसको यही लगता है कि यही प्रॉब्लम्स है। लेकिन बाद में एक्चुअली में वो जिस पोजीशन में पहुंचता है और बाद का जो जीवन वो जीता है, जब वो एक तरीके से वापस जीवन में आया है, तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि जो भी चीजों का छोटी मोटी जीवन में उसके फिर पॉइंट होते भी हैं,
तो वो उनको बहुत इजी से लेता है, क्योंकि वो जितना अपने हिस्से का कर्मा एग्जॉस्ट करना था, बैड कर्मा, वो कर आया है। लोगों के साथ मिलना घुलना, सोशलाइजेशन बहुत दिक्कत वाली हो सकती है, इमोशनल ट्रॉमा बहुत उसमें भी हो सकते हैं, क्रिटिसाइजेशन हो सकती है, लोग पसंद नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जेलेसी, ईर्ष्या, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो इस चीज में भी अपने आप को संभालना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे सैटर्न नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ ये भी सिखाता है कि जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई फेलियर आ जाए, वो अंत नहीं है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है। देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट, देयर इज ऑलवेज अ लाइफ। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फेलियर्स जो हैं वो जीवन में अंत को नहीं शो करते हैं किसी चीज का। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। मैरिज कंपैटिबिलिटी या उससे रिलेटेड कर्मा भी बहुत मुश्किल होता है। जीवन में मैरिज में भी बहुत, आप यूं कह सकते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में जाना पड़ जाता है। कभी मैरिज कैसी है और कभी कैसी है। कभी हो सकता है मैरिज में एक दूसरे को स्टैंड आउट ना कर पाए और कभी एक दूसरे के बिना रह ना पाए। ये वाली सिचुएशन है। ट्रस्ट, लॉयल्टी, खुल के अपने पार्टनर के साथ मिलना, बात करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रकार का ओवर इमोशनल या ओवर पॉजिटिवनेस हो जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ, आप एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपके प्रति जो है वो लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, उसी प्रकार से प्रेम करे आपसे। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर उसी प्रकार से आपके साथ इमोशनली अटैच्ड हो। लेकिन कई बार ये इमोशनल अप एंड डाउन रिलेशनशिप्स में, लव में, पार्टनरशिप्स में आपको जीवन में बहुत देखने पड़ेंगे। रियलिस्टिक इमोशंस, रियलिस्टिक जिसको कहा जाए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना उचित रहता है। ओवर एक्सेसिव भावनाओं में भी जाएंगे, रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ा सकती है। मतलब किसी के साथ जिसको कहते हैं ना अनड्यू, बहुत ही प्रेम कर दिया, बहुत ज्यादा पीछे हो गए, एकदम से फिर काट दिया जीवन में, बिल्कुल नहीं है। इसमें बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ता, नहीं तो कोई दोस्ती हो, यारी हो, रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, ये बहुत हैवी कर्मा साथ में लेके आती है, बिल्कुल स्टेबिलिटी आ नहीं पाती है। तो सैटर्न नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में बैठा हुआ भी यहां बताता है कि अप एंड डाउन कितना हो जाए, आपस में लाइफ पार्टनर एक दूसरे को छोड़े ना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना छोड़े, एक दूसरे का साथ बने रहें। जो कोई अगर गिरता है पार्टनर तो वो दूसरा पार्टनर उसको संभाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय के साथ जो प्रेम है, बॉन्ड है, लव है, वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे जब सैटर्न नवमांश कुंडली में धनु राशि में बैठा होता है तब ये पोजीशन अच्छी है। यहाँ पे बैठा हो जब धनु राशि में, वो बताता है आदमी इस प्रकार का फ्यूचर प्लानिंग की तरफ देखता है, काफी एडवेंचरस होता है, जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, भविष्य में क्या है, कभी उस चीज के बारे में अनिश्चित होता है, अनसर्टन होता है कि लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होगा। जो ये वाली जो कहते हैं ना फेथ, बहुत टेस्ट होता है जब सैटर्न यहाँ पे बैठता है। आदमी का विश्वास जो है बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। सैटर्न धनु राशि में बैठता हुआ ये बताता है कि जितना आप प्रभु के ऊपर या लक के ऊपर, भाग्य के ऊपर विश्वास करते हैं, उतना ही आपको अपने ऊपर भी विश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर भी फेथ रखना चाहिए। क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं, नई चीज करना चाहते हैं, हट के काम करना चाहते हैं, तो हम बस भगवान के या डिवाइन हेल्प के या इन चीजों के सहारे या फेथ के सहारे नहीं रह सकते हैं। उसके लिए हमको स्वयं भी अपने लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसीलिए सैटर्न जब धनु राशि में बैठता है तो उसका डिस्पोजिटर जुपिटर जिस घर में बैठा होता है उस घर से रिलेटेड हमको नॉलेज, ज्ञान, एक्सपीरियंस, हर प्रकार की चीजें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो चीज हमको हमारे फ्यूचर को सिक्योर करना बताती है, वो चीज हमको कुछ नया करना बताती है, अपने इमेजिनेशंस या अपनी आइडियाज या जो हम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा खुल के व्यक्त करना हमको बताती है यहाँ पे। तो सैटर्न जहां पे भी बैठा होता है वो वाला घर हमको टेस्ट भी करता है, हमारे अपने फेथ को, हमारे अपने काम को। यहाँ पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न जब धनु राशि में बैठा हुआ है तो अपने आप को एजुकेट करना उन चीजों से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। व्यक्ति किसी काम में करने को बढ़ता
डरता है, घबराता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव या सैटर्न यहाँ पे हमको किस प्रकार के कर्मा की तरफ पुश कर रहा है कि भाई जो चीज की कमी है उसके बारे में एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, वो चीज बताने को कह रहा है। सिर्फ जुपिटर पे मत डिपेंड रहिए। जुपिटर पे मत डिपेंड रहने का मतलब है उसका जुपिटर जहां बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा है, उस घर के सहारे मत रहिए। अपना सेल्फ एफर्ट डालिए, किसी प्रकार का डाउट मत रखिए। जो भी आप प्लान्स बनाते हैं, जो भी आपका फ्यूचर है, जो आप सोच रहे हैं, उसके बारे में भय लगना या सोचना कि भाई अगर हम कोई काम कर लेते हैं, कुछ चीज शुरू करते हैं तो उसमें हमको फायदा रहेगा, नुकसान हो जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी, स्ट्रक्चर रहेगा, नहीं रहेगा, कल को आगे क्या हो जाता है, भविष्य की चिंता, ये सब बहुत ज्यादा देता है। तो यहां पे सैटर्न आपके फेथ को टेस्ट करता है। जहां पे भी जुपिटर बैठा होता है ना नवमांश कुंडली में, उस घर से रिलेटेड फेथ को वो टेस्ट करेगा, जिसके द्वारा फिर आपको एक्चुअल काम करने के लिए वो प्रेरित करेगा, जो कि अपना सेल्फ कहते हैं ना, सेल्फ की नॉलेज लो, सेल्फ एक्सपर्टीज लो, सेल्फ में ज्ञान लो, अपने आप में हुनरमंद बनो। सैटर्न यहां पे ये ट्रांसफॉर्म कराता है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ पाए। कुछ बदलना भी चाहे, कुछ करना भी चाहे तो उसमें आपको भय न लगे, किसी प्रकार की संशय ना हो। यहां पे सैटर्न जब धनु राशि में बैठता है नवमांश कुंडली में, तो हमारे साथ जीवन में किसी बड़ों का, हमारे गुरु का, हमारे टीचर्स का, किसी प्रकार का उनके साथ हमारा कार्मिक रिलेशन बताता है, कुछ स्पिरिचुअलिटी का, किसी प्रकार का भी इस प्रकार का हमारे साथ उनका टच बताता है। या हमको हो सकता है जो हमारे सीनियर्स हों, हमारे हर प्रकार के बॉसेस हों, कोई ना कोई फादर फिगर, एल्डर्स, गुरु, टीचर्स, एजुकेशन हमारा, ये हमारे जीवन में उनके साथ बहुत कार्मिक पैटर्न फंसता है हमारा कि भाई शायद हमने अच्छा नहीं किया या हमको उनसे बहुत हेल्प नहीं मिली, उनसे बहुत सपोर्ट नहीं मिला एक तरीके से। तो सैटर्न यहाँ पे धनु राशि में बैठ के आपको स्वयं को एजुकेट करने को कहता है, स्वयं को ज्ञान लेने को कहता है, स्वयं को नॉलेज लेने को कहता है। यहाँ पे वो कहता है जिस चीज आपको जो चीज नहीं मिली है वो आप दूसरों को दीजिए, दूसरों को मदद करिए, दूसरों को हेल्प करिए। पढ़े लिखे नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से हेल्प करिए। जो आपने फेस किया है अपने जीवन में, आपने कई बार जीवन में हमको लाइफ एक्सपीरियंस देती है, लाइफ सबसे बड़ी टीचर होती है। तो अपने जो वो एक्सपीरियंस है वो लोगों में बांटिए। ये आपके लिए काम है, कर्मा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। ज्ञान लेना, जो आपका टीचर और गुरु का रिलेशनशिप है वो आपको नहीं मिल पाया है तो आप आगे दीजिए, या आपको वहां से प्राप्त हुआ है तो दीजिए, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट्स जीवन में हो सकते हैं। कभी कभी गुरु ने हेल्प कर दिया, कभी कोई ऐसा हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति आ गया लाइफ में जिसने हमारे जीवन को शेप कर दिया। ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में जब सैटर्न जुपिटर की राशि धनु में बैठा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर उस केस में भी कि हम पे बैक करें, हमको जो मिला है हम वो वापस करें। तो एक तरीके से अपने आप को एजुकेट करके दुनिया को एजुकेट करना, ये भी आपका एक कर्मा है। आप किसी भी काम में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, जहां पे भी आप हो, आपको रिटर्न करना है, आपको दूसरों को मदद करनी है, दूसरों को एजुकेट करना है अपने एक्सपीरियंस से। लाइफ का एक्सपीरियंस से खुद को एक्सपीरियंस देना और उसको समझना सही मायने में अगर देखा जाए तो कोई आसान बात नहीं है। उस चीज को अगर आप देखेंगे कि भाई हाँ हमने लाइफ से सीखा, हमने उसको अप्लाई किया, हम उस चीज को रिटेन भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है व्यक्ति के साथ, तो बहुत आसान नहीं है जर्नी, बहुत आसान नहीं है सीखना हर एक चीज के बारे में। दुनिया में बहुत से बाहर के लोग, बहुत सी चीजें आपको, जर्नीज, कहीं बाहर के लोग, जीवन में स्ट्रेंजर्स, बहुत लोग आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। यहां पे सैटर्न आपको ट्रैवल से भी बहुत सिखाएगा। जितना आप बाहर दुनिया में निकलेंगे, जितना आप अपने दिमाग को ट्रैवल पे ले जाएंगे, उतना आप जीवन में ग्रो करेंगे। सैटर्न यहां पे आपको यही चाहता है। सैटर्न ये चाहता है जो आपकी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आपका नैरो माइंडेडनेस है, जो आपकी स्टबर्ननेस है, जो आपकी रिजिडिटी है, आप उससे बाहर निकलिए। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया को देखिए, दुनिया को समझिए। अलग कल्चर्स, अलग फिलॉसफीज, अलग एथनिसिटीज,
बहुत सारी चीजें हैं, उनको सबको पढ़िए, समझिए, ज्ञान लीजिए, उसको शेयर करिए और स्वयं को उसी के हिसाब से ढालिए। आपको कूप मंडूकता में नहीं रहना है, जिसको कहा जाए ना, हमको वो नहीं है, हमारे आइडिया ये, हमारा ये बिलीफ सिस्टम है, हमारी ये वो है, नहीं, इसको तोड़ के आगे जाना है आपको। क्योंकि यहां पे सैटर्न धनु राशि में बैठ के उस रिजिडिटी को, उस सख्त पने को, आपके अपनी कुछ कोर, जिसको कहा जाए ना कि नहीं हम तो ऐसा ही करते हैं, नहीं, उस चीज को वो तोड़ना चाहता है। और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो दुनिया में हर एक पॉइंट पे इसको लागू करना चाहता है वो आपके लिए, सिर्फ काम में नहीं, आपकी अप्रोच में नहीं, हर प्रकार के रिलेशनशिप्स में आपका आइडिया जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा यहां सैटर्न धनु राशि में बैठा हुआ बहुत सक्सेस प्रदान करता है, बहुत आगे ले जाने की यहां पे बात करता है, उसमें कोई बात नहीं है। फ्यूचरिस्टिक आदमी होता है, बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत इनोवेटिव होता है, बहुत अलग आइडियाज लिए हुए होता है, लेकिन कई बार बंधा होता है, कुछ करना नहीं चाहता है। तो पहले तो वो शाकिल तोड़ना है, उस बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ना है। दूसरा, फिर बहुत सारी चीजों को अपनाना है। यहां पे सैटर्न ये भी सिखाता है, तो इसीलिए सैटर्न हर प्रकार का आपको सक्सेस प्रदान करेगा जब आप अपने जीवन में इन चीजों को धारण करेंगे और इन चीजों में बदलाव करेंगे। मैरिज के मैटर्स में भी अगर कहा जाए तो यहां पे सैटर्न जब धनु राशि में बैठा होता है तो लाइफ पार्टनर के साथ भी यही है कि उनको समझना, वो जैसे हैं उस तरीके से एक्सेप्ट करना, उनके अपने कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके बिलीफ सिस्टम को, उनके व्यूज को बहुत ज्यादा मान्यता देना, दोनों एक दूसरे के घर को, परिवार को, एक दूसरे की समझ को मान के चलना, कोई किसी की समझ को छोटा बड़ा ना मानना। यहां पे ये बताता है आपका व्यू सर्वोच्च है, इस बात पे मत रहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिजिड मत रहिए किसी भी प्रकार के अपने बिलीफ सिस्टम में, क्योंकि सैटर्न यहां पे उस प्रकार के रिलेशनशिप्स नहीं चलने देगा। या तो वो नेगेटिव है, तोड़ देगा, अलग हट जाएगा, या वो आप बॉन्डिंग जीवन भर नहीं बना पाएंगे जब तक खुल के नहीं मिलेंगे अपने आप से। तो सैटर्न यहाँ पे धनु राशि में बैठ के इक्वल पार्टनर को सपोर्ट करना, पार्टनर किसी भी तरफ से आया हुआ है आपके जीवन में, मतलब कहने का किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी कल्चर का है, उसके घर के क्या बिलीफ सिस्टम है, उसका क्या बिलीफ सिस्टम है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, वो हो सकता है सोचने में अलग तरीके का हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी प्रकार का, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल यहां पे भी कि कोई कूप मंडूकता विवाह में नहीं दिखानी चाहिए, जिसको कहा जाए ओपन आर्म्स करके यहां पे मिलना चाहिए। सैटर्न जब मकर राशि में बैठा होता है, स्वयं की राशि है, नवमांश कुंडली में जो बैठेगा तो यहां पे जब सैटर्न बैठता है तो उसको हमेशा किसी ना किसी प्रकार का भय बना रहता है कि हमारी पोजीशन ना चली जाए, हमारी कोई रिसोर्सेज ना चले जाए, हमारी रेपुटेशन ना चली जाए। ये चीज बहुत रहती है, लाइफ को कंट्रोल करना, किसी पॉइंट को ना, कि हमारा कंट्रोल किसी के ऊपर से ना चला जाए, लाइफ के ऊपर से कंट्रोल ना चला जाए, जीवन के ऊपर खड़े रहना चाहते हैं जब सैटर्न मकर राशि में होता है नवमांश कुंडली में, तो लाइफ को ऐसे पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ये इनके अंदर की इनर डिजायर होती है कि लाइफ को हम बिल्कुल ऊपर चढ़ के जैसे पकड़ लें। लेकिन ये सारी चीजें एक बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ से प्राप्त होती है। सैटर्न अपने ही नवमांश में बैठा होता है, खुद ही उसका डिस्पोजिटर होता है, जहां पे बैठा होता है नवमांश कुंडली में, वहां बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदलाव करने पड़ते हैं। यहां पे सैटर्न अपनी राशि में बैठा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ इजी रहने वाली है, बहुत हार्ड वर्क देता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए कई प्रकार की प्रॉब्लम सामने आती हैं, जिसको फेस करने में हो सकता है मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए। सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में बैठा हुआ मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स अवश्य प्रदान करता है, ये नो डाउट है। वहां पे आपको हर प्रकार का वर्ल्डली जितने भी प्लेजर्स हैं मटेरियलिस्टिक, जिसको कहा जाए, वो अवश्य मिलते हैं, लेकिन हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। और इस चीजों को पाने में, कंट्रोल करने में, हार्ड वर्क में, कई बार व्यक्ति के साथ क्या होता है कि उनका जो मेंटल बैलेंस है वो बहुत ज्यादा डगमगा जाता है, बहुत आइसोलेशन, बहुत हार्ड वर्क,
अकेलापन, डिप्रेशन जीवन में उनको बहुत उठाने पड़ जाते हैं। तो ये एक कॉज ऑफ वरी है। आइसोलेशन, मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स, अकेले रह जाना, ब्लैकनेस, ये एक पॉइंट होता है जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में बैठा है। कई प्रकार के पुरानी कोई बातें हैं, पुराने एपिसोड्स हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे या बुरे, कई बार वो हमको रोक लेते हैं, कई बार वो हमारी फेलियर्स का कारण बन जाते हैं। कई बार बहुत सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो हम कई बार बहुत चीजें अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, जिसको यूं कहा जाए। वो भी एक हमारी स्लो कर देता है प्रोसेस को। यहां पे बैठा हुआ सैटर्न ग्रेजुअली धीरे धीरे हार्डवर्क करा के, बहुत पेशेंस से तब जीवन में आगे बढ़ाता है। चीजें मिलती अवश्य हैं, बहुत सॉलिड फाउंडेशन होती है। जो विक्ट्री होती है, जो सक्सेस होता है, जो फेम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत आगे तक ले जाने वाला होता है। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, उसके पीछे का जो टाइम होता है, वो आप यूं कह सकते हैं कि वो ज्यादा लेता है। यहां पे सैटर्न एक तरीके से मान रहा होता है कि भाई सही तरीके से चलो, रूल्स मानो, रेगुलेशंस मानो, शॉर्टकट मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। ये सारी चीजें भी हैं, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन भी लेते रहो, अपने आप को अपडेट भी करते रहो। यहां पे इसीलिए नॉर्मल लोगों से बहुत थोड़ा धीरे सक्सेस होती है, लेकिन वो सक्सेस जो होती है वो ट्रेमेंडस होती है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि सक्सेस लाइफ में कई चीजों के लिए, एक के बाद एक, धीरे धीरे कई चीजों के लिए डिपार्टमेंट्स में आप कह सकते हैं वो मिलती रहती है, बट इट कैन बी इन स्टेप्स, धीरे धीरे धीरे। यहां पे सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो ट्रांसफॉर्मेशन या कार्मिक यहाँ पे क्या जुड़ा होता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल होना, बहुत हार्ड वर्क होना, बिल्कुल जिसको कहा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ओढ़े रहना यहाँ पे, और उसके ऊपर फिर कोई काम या डिसिप्लिन में उसमें कोई आनंद का, जॉय का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशंस का समय नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे सैटर्न ये भी शो करता है कैप्रिकॉर्न में जब बैठा होता है कि भाई व्यक्ति को अपने लिए कोई समय नहीं है, कोई अपने लिए आनंद नहीं ले पा रहा है, वो बोझ में अपने आप को नीचे दाबे दे रहा है, तो खुद आदमी स्वयं अपना दुश्मन खुद बन जाता है। इस प्रकार के कोई पैरामीटर सेट कर देता है, हमको उस पे चलना है, हमें वो पाना है, हमारा वो एक्शन ऐसा होना चाहिए, हमारे वो काम ऐसे होने चाहिए, या जैसे मैंने आपको बताया 20 कामों में हाथ डाल देगा, हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेगा, तो अपने ऊपर वो चीजों को ओढ़े रहता है। तो ये एक अपने, आप यूं कह सकते हैं, खुद ही अपने बोझ के तले दब जाते हैं। अपने खुद की एस्पिरेशंस, एम्बिशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि उसको ही फाइट करने लग जाते हैं, तो आनंद का समय नहीं मिल पाता। दूसरों के, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए भी एक अपना चेहरा वैसे बना के रखना, वो भी इनके लिए एक कार्मिक ड्यूटी हो सकती है, या बैकलॉग हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सब चीजें जीवन में यूं कह सकते हैं, जब जीवन शुरुआत होता है तो इतना ज्यादा बहुत एंटरटेनिंग या बहुत यूं कह सकते हैं फ्लुएंट नहीं होता है। कई प्रकार के बदलाव वहां पे भी देखने पड़ते हैं। भाई शुरुआत में बहुत कठिन रह सकता है, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो उनको निपटते 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 जब आदमी आगे बढ़ता है, तब इस मुकाम पे जब वो पहुंचता है, यूं कहा जाए तो ये भी एक जर्नी है सैटर्न की कैप्रिकॉर्न के बैठने की। जब वो मकर राशि में बैठता है, मतलब नवमांश कुंडली में, तो ये भी एक फैक्टर है कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, इनिशियल जर्नी होती है लाइफ की, वो इतनी मजेदार नहीं होती, लेकिन वो ही व्यक्ति को बदलाव के लिए प्रेरित करती है। वही एक प्रकार की एनर्जी होती है, कैटलिस्ट होती है, फ्यूल होती है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे सैटर्न मकर राशि में बैठा हुआ एक और गिफ्ट भी प्रदान करता है। आप यूं कह लीजिएगा, आदमी बहुत मेच्योर होता है, बहुत सिंसियर हो जाता है, भाई उसको बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है इन चीजों को लेके। लेकिन यहाँ पे सैटर्न तब तक मकर राशि में जब नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, वो तब तक आपको आनंद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, सक्सेस नहीं देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, जब तक स्वयं आप प्रधान बने रहेंगे। हम इन चीजों को कंट्रोल कर लें, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें, हम वो ये कर लें, किसी चेंज को हम नहीं होने दें। अपना जिसको कहते हैं ना पावर, बॉसिंग, अथॉरिटी, अपना चीज, एक अपना डिक्टेटरशिप चलाएं।
तब तक उस चीज के बैरियर को जब तक आप नहीं तोड़ते हैं, तब तक सैटर्न आपको उस कार्मिक बंधन में बंधा रहेगा। तो जो जिस तरीके का जीवन जा रहा है, जिस तरीके से भगवान डिवाइन एक ले जा रहे हैं, उस तरीके से चलना, उसको एक्सेप्ट करना। ये नहीं है कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। जब तक इस फिलॉसफी को आप नहीं समझते हैं, चेंज, प्रकृति जो है वो चेंज होती रहती है, एक नियम है उस चीज का चेंज होने का, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यही आपके बॉस, अथॉरिटीज, रूल्स, कई ऐसे होंगे आपके सीनियर्स, यहाँ पे जब सैटर्न मकर राशि में बैठेगा उनके साथ भी आपका जो है वो एसोसिएशंस जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई कर्मा आप यूं कह सकते हैं जो अटके, या वहां से भी कई स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम, एक हार्डशिप, या उनके साथ भी बहुत टेंस, जिसको कहा जाए ना डार्क एक नेचर, एक डार्क मूड वो वाला होगा, एक टसल रहेगी, मैं ऊंचा या वो ऊंचा वाली बात, तो एक बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। ये भी आपके पेशेंस को, ये भी आपके काम को, ये भी आपके हर प्रकार की चीजों को टेस्ट करेगा और ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद करेगा, क्योंकि यहां पे भी यही थ्योरी लगती है कि भाई कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर चीजों को छोड़ना, एक इमोशनल साइड डेवलप करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं अपने अंदर वो नर्चरिंग भी लानी पड़ेगी, एक वो हैप्पीनेस, एक स्माइल, एक चीजों को लेट इट गो कर देना आना पड़ेगा। और सैटर्न जब मकर राशि में बैठा है नवमांश कुंडली में, और मैरिज की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, ये भी बहुत टेंस होती हैं, ये भी बहुत हार्ड होती हैं। यहां पे भी या तो डिक्टेट करना, या ओवर डिसिप्लिन, या सब प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको भी एक लड़ाई का मैदान बना देना, या उसको भी एक बोर्ड मीटिंग बना देना, इस प्रकार का होता है। तो मैरिज में बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पार्टनर के साथ, तो वो एक कहते हैं ना कि इंजॉयमेंट नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, एक डिक्टेटरशिप चल रही है, एक रूल्स चल रहे हैं, एक सेट ऑफ रेगुलेशंस चल रही हैं, तो वो बॉन्डिंग प्यार से होने नहीं देती है। हर आदमी, एक दोनों पार्टनर एक दूसरे की फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा, जिसको कहा जाता है कोल्ड नेचर होता है। घर, परिवार, पैसा, मटेरियल, इन सब के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत करते हैं, मैरिज के लिए बहुत स्टेबल होते हैं, उन चीज के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। लेकिन आप ये कहिए किसी प्रकार के सरप्राइजेस, किसी प्रकार की चीजें वो मिसिंग हो जाता है मैरिज से, जो कि एक एसेंस है। क्योंकि भाई घर में पार्टनर कह सकता है कि आप घर, परिवार, फैमिली में किसी प्रकार का कोई एंगेजमेंट करते ही नहीं है, हर समय काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी एम्बिशंस, अपने ये ड्यूटीज, इसी की तरफ रहता है। तो मैरिज वहां पे टेंस हो जाती है, मैरिज वहां ब्रेक हो जाती है। या अपने तरीके से काम करना, अपने डिसिप्लिन, वो भी नहीं थोपने चाहिए। इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, नर्चरिंग, इमोशन साइड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप पिलर हैं, आप फाउंडेशन हैं, मटेरियल घर को चलाने वाले हैं, हर प्रकार से अच्छे हैं। अगर आपका सैटर्न मकर हर प्रकार का सपोर्ट प्रदान करने वाले हैं, लेकिन आपको ये साइड अपनी डेवलप करने पड़ेगी। मैरिज के पहले भी आप यूं कह सकते हैं कई प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं। मैरिज कई बार होने में मुश्किल नहीं होती है, लेकिन कभी कभार डिलेज हो जाता है पार्टनर फाइंड करने में, बहुत जल्दी मैरिज, यहां पे भी बिना सोचे समझे कई बार रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, तो एक दूसरे के वेवलेंथ मैच नहीं कर पाते हैं। सैटर्न जब एक्वेरियस नवमांश में बैठा होता है, कुंभ राशि में, नवमांश कुंडली में, यहां पे उस जब बैठा होता है तो देखिए फेयर होता है, मन में किसी प्रकार की उलझन होती है कि भाई हम बंध ना जाएं, हम अपने आप को लिमिट ना कर लें। लोगों के विचारों, या लोग चाहे हमारे अगल बगल के हों, चाहे सोशल सर्किल हो, परिवार हो, समाज हो, उनके जो वो सोच रहे हैं, हम उनके साथ चलते हुए कहीं अपने व्यूज, अपनी इमेजिनेशंस, अपनी आइडियाज ना दमा दें, वो लिमिट ना हो जाएं, हम खुल ना पाए, हम आगे ना बढ़ पाए। तो सैटर्न कुंभ राशि में जब नवमांश कुंडली में बैठा होता है, तो यहां पे एक कार्मिक ड्यूटी ये होती है कि भाई अपने आप को जीवन में खूब विस्तार दीजिए, लिमिटलेस हो जाइए, जिसको कहा जाए, दुनिया के अगेंस्ट चले जाइए, एक रेवोल्यूशनरी जिसको कहा जाता है, अपने आइडियाज को मत रोकिए। ये आपका एक कार्मिक पैटर्न है, ये भी मत भूलिएगा कि सैटर्न जब कुंभ राशि में बैठता है नवमांश कुंडली में, तो वहां पे राहु भी उसका को लॉर्ड होता है,
राहु भी जहां बैठा होता है वहां से भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, उसको भी मत भूलिएगा। और सैटर्न और राहु जब होते हैं साथ में कुंभ राशि के, तो यहाँ पे इनोवेशंस, आइडियाज, अपने कई चीजों का उसका कोई था नहीं पा सकता है। लेकिन आप यूं कह सकते हैं शुरुआत के दिनों में, शुरुआत के जीवन में, अर्ली लाइफ में जब व्यक्ति बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, उस समय कई प्रकार के उसको रुकावटें होती हैं, चाहे अपने सोच में, स्वयं में भी कंफ्यूज्ड हो सकता है, कभी घर वाले, कभी बाहर वाले, कभी समाज, कभी कोई लिमिटेशंस, कभी कोई उसको रोक रहा है, कभी खुद वो पहचान नहीं पा रहा है कि उसके अंदर की एक्चुअल क्वालिटी क्या है, एक्चुअल टैलेंट क्या है, एक्चुअल उसके अंदर क्या वर्क एटीट्यूड है, किस तरफ वो बढ़ना चाहता है। कई बार उसको ये भी नहीं रास्ता मिलता है, तो लोग बहुत जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और ये अपना पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो शुरुआत के लाइफ में तो ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा, लोग उसके बारे में बात करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, जिसको यूं कहा जाए। कई बार ऐसा होता है अपने आप में विश्वास खोने लगता है, कई बार ऐसा होता है खुद पे ट्रस्ट नहीं रह पाता है ऐसे व्यक्ति का। तो सैटर्न जहां पे भी बैठा होता है कुंभ राशि में, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हाउस होता है उनको चेंज करने का, बढ़ने का। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कुंभ राशि में सैटर्न बैठा हुआ है किसी के नवमांश कुंडली में, तो 11th हाउस में, तो हो सकता है देखिए उसकी डिजायर, उसके मित्र, उसके काम, उसकी होप्स, ये सारी चीजें जो हैं उसको जीवन में आगे बढ़ने में मदद भी करें और ट्रांसफॉर्म भी करें। तो यहाँ पे मित्र भी देखिए आते हैं, 11th हाउस मित्रों का साथ भी है। तो हो सकता है वो उसको नीचे घसीट दे या वो उसको आगे बढ़ा दे, वो एक अलग बात है। लेकिन राहु जहां बैठा होता है नवमांश कुंडली में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि वहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगी, वहीं से एक्चुअल जिसको कहा जाए कि ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, और वहीं से माध्यम भी मिलेगा, आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा, वही आपको चैनलाइज करके आगे भी ले जाएगा। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने किसी प्रकार के कोई खुद को जो चीजें रोक रही होती हैं उसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग कई बार अपने बहुत करीबी, बहुत क्लोज मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब भी एक होप खो देते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति कुछ कर पाएगा, इसके अंदर कोई कैपेबिलिटीज नहीं, कोई एबिलिटीज नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति भी अपने आप को बाहर निकलने में, कनेक्ट करने में लोगों के साथ, वो एक जिसको कहा जाता है ना, वो खो देता है, पंच खो देता है, वो कॉन्फिडेंस खो देता है। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे मैंने बताया, बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए, ट्रस्ट खुद पे होना चाहिए, अपने आइडियाज पे, अपनी इनोवेशंस पे, खुद कितना एक्सपैंड कर सकता है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स, आइडियाज, व्यूज उसके दुनिया से अलग हैं, वो उसको कहां पहुंचा सकते हैं। जब उन लिमिटेशंस को तोड़ के, जिसमें खुद को बांधा हुआ है उसने, वो बाहर निकलने के लिए अगर तैयार होता है, यहाँ पे राहु फिर पूरा सक्सेस प्रदान करता है, बहुत आगे तक ले जाता है। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा व्यक्ति जीवन में वो परचम फहराता है जैसे दुनिया में यहाँ पे भी किसी ने सोचा ना हो। यहाँ भी व्यक्ति मानते ही नहीं है कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कर लेगा। वो उस चीज में शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कभी खुद की कंफ्यूजन, खुद के बैरियर्स, खुद के प्रॉब्लम्स, कई तरीके के उसको जीवन में आते हैं, चीजों को समझना, कनेक्शन, ग्रुप्स, लोग, मित्र, बाद में लेकिन जब उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब वो अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने आइडियाज पे स्टिक रहता है, अपने बिलीफ सिस्टम पे, खुद पे ट्रस्ट करता है, तब वो ये चीज आगे ले जाता है। नॉर्मल काम करना, नॉर्मलेसी में रहना, जो दुनिया कह रही है उसके हिसाब से चलना, या जो दुनिया कह रही है वही सही है, ये पॉइंट इन लोगों को कई बार तोड़ना पड़ता है या तोड़ते हुए नजर आते हैं। और जो नजर आते हैं अपने सिस्टम पे, वो बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वही कई प्रकार के रेवोल्यूशन लेके आते हैं, चेंज लेके आते हैं। तो अपने आप को, जीवन को एक फोकस हमेशा दिए रहिए। जब सैटर्न कुंभ राशि में नवमांश में बैठा हो, विजन होना चाहिए जीवन में, आपको आपके एस्पिरेशंस होनी चाहिए जीवन में। जब हमारे पास कोई फोकस नहीं है, कोई विजन नहीं है, कहाँ जाना है हमें ये नहीं पता, अपने आप ऊपर सेल्फ डाउट है, बिलीफ नहीं है, कुछ अलग काम भी अगर करना है दुनिया के कहने पे रुक गए, लिमिटेशंस में बंध गए,
कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तब देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फिर व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता है जहां उसको जीवन में पहुंचना हो। तो ये एक एक्सप्लोरेशन है, राहु ब्लास्ट करा देता है। आपके पास विजन है, फोकस है, कहां जाना है, बिलीफ सिस्टम है, अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, फिर यकीन मानिए कि आपसे आगे कोई नहीं जा सकता है यहाँ पे। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, फ्यूचर में किसी प्रकार का भय होना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं जो ये सोच रहा हूं उसकी वजह से कोई प्लानिंग मेरी गड़बड़ा ना जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे फाउंडेशन ना मिले, मुझे स्टेबिलिटी ना मिले, मेरे कल को क्या भाग्य का होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, ये सारी चीजें अवश्य होती हैं, क्योंकि राहु उसका को लॉर्ड है। तो इस प्रकार के इल्यूजन्स वो अवश्य दे सकता है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपके पास प्लान है किसी चीज का, जिसको कहा जाए आपने एनालाइज किया हुआ है चीजों को, प्लान है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तब आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन बी अ रेवोल्यूशनरी किसी चीज को भी करने में, अपने घर में। यहां पे ये बात नहीं कि बड़ा दुनिया में रेवोल्यूशन ले आए, अपने जीवन में ही ले आए, अपने परिवार में ले आए, अपने समाज में ले आए। ऐसे व्यक्ति बन के निकले जो व्यक्ति कभी सोचता नहीं थे लोग इनके बारे में कि हाँ भाई ये बहुत कर जाएंगे या इतने बड़े लग जाएंगे। कोई नहीं सोच रहा है कि ये जीएम लग जाएंगे, कहीं बैंक में आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे। बन सकते हैं अगर आपके पास प्लान है, विजन है, फ्यूचर है, जो करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं किसी प्रकार का, ये याद रखिएगा। हाँ, यहां पे लोगों के कहे अनुसार, लोगों के बंधनों में अपने ऊपर सेल्फ डाउट करके आगे ना बढ़ के, नॉलेज या ज्ञान ना लेके, अपने आप को एक्सपैंड ना करके, बाहर के लोगों के साथ कनेक्ट ना करके, तब सब गड़बड़ हो जाता है। यहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को उन बेड़ियों से तोड़ के आगे बढ़ना, अपने ऊपर विश्वास रखना। यहाँ पे जब शनि कुंभ राशि में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो यहाँ पे लव, रिलेशन, मैरिज के लिए आपस में एसोसिएशन और बॉन्डिंग बहुत होती है। कई बार कई लोग बहुत अच्छे भी लगते हैं, बड़े ग्रुप्स, बड़ी चीजें, बहुत बार प्रेम भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी कमिटमेंट में बंधना, बहुत जल्दी विवाह के बंधन में बंध जाना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है। प्रेम बहुत बार होता है, लेकिन उस कमिटमेंट में थोड़ा कम बनते हैं, यूं कहा जाए। क्योंकि जब ये होता है उसमें एक लॉयल्टी ढूंढते हैं, एक साथ ढूंढते हैं, एक वो एनर्जी ढूंढते हैं, कुछ अलग करने की प्रवृत्ति वहां पे भी होती है। ये नहीं कि भाई एकदम से बिल्कुल बैठ जाए, एक मित्रवत पार्टनर ढूंढते हैं, ऑनेस्टी ढूंढते हैं, लॉयल्टी ढूंढते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं घर परिवार इनकी वजह से वो बंधन में पड़ जाएं, संतान होना, उसको संभालना, ये सब चीजें थोड़ा इनको बहुत पसंद नहीं होती हैं, क्योंकि उन चीजों को लेके भी भाई तैयार नहीं होते हैं ना अभी एक्सप्लोरेशन और आगे की तरफ। तो मैरिज में एक दूसरे का, आप यूं कह सकते हैं कि अगर साइकी नहीं मिलती है, एक दूसरे के शौक नहीं मिलते हैं, एक दूसरे लोगों का जो जिसको कहा जाए लेवल नहीं मिलता है, तो आपस में वो ट्रस्ट, वो लॉयल्टी, वो लव वो नहीं पनप पाता। लेकिन जब एक बार पनप जाता है तो बहुत एसेंट्रिक, बहुत बढ़िया लव और रिलेशन और मैरिज इन लोगों की होती है। हाँ, आपस में ट्रस्ट बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं दुनिया में, चाहे जहां भी रहें उनके बीच में कनेक्शन अवश्य होना चाहिए जब शनि कुंभ राशि में बैठते हैं, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होगा तब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जब सैटर्न पाइसेस साइन में बैठा होता है, लास्ट राशि है नवमांश कुंडली में, जब नवमांश कुंडली में वो पाइसेस साइन में बैठता है या मीन राशि में बैठता है सैटर्न यहाँ पे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा, बहुत पवित्र सोल होता है। लाइफ के बारे में कई मामलों में वो बड़ा अनसर्टेन होता है, बहुत डरा हुआ होता है, बहुत जिसको यूं कहा जाए उसका फियर होता है उन चीजों के बारे में, लाइफ सिचुएशंस के बारे में। उसकी वजह ये नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है या ज्ञान नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता है इन चीजों में। ऐसा व्यक्ति भागता है इन जीवन के झमेलों से और कई चीजों की कॉम्प्लेक्सिटीज से वो दूर रहना चाहता है, एक तरीके से जिसको आप कह सकते हैं एस्केपिस्ट वाला रवैया होता है। अब चाहे वो फिर से पढ़ना नहीं चाह रहा है, आप यूं कह लीजिए जीवन के कई झमेलों में, चाहे वो टायर्ड है, चाहे वो लेजी है, चाहे वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है, तो कई चीजों से वो भागता है। ऐसा नहीं है कि समझदार, विजडम और इंटेलेक्चुअलिटी
सैटर्न जब मीन राशि में बैठा है तो व्यक्ति में नहीं होगी, वो अवश्य होती है। सैटर्न जब मीन राशि में बैठा होता है और बृहस्पति जहां पे भी बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, उस घर से लेके काफी चैलेंजेस आते हैं। उस घर से रिलेशन रखना, रिश्ता रखना, या उससे रिलेटेड विड्रॉल या आइसोलेशंस या इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। शुरुआत से ही फ्यूचर के बारे में सोचना, जब सैटर्न मीन राशि में बैठा है, बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जिसको कहा जाए, इमेजिनेटिव अप्रोच, इस प्रकार की चीजों को देखना, समझना, इस प्रकार के सपने बनना, इस प्रकार के आइडियाज, इस प्रकार की क्रिएटिविटी, ये कभी कभार वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती है या असंभव सी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की भी बातें या इस प्रकार के थॉट या आइडियाज होते हैं कि नॉर्मल आदमी सुन के ये नहीं कहता कि भाई हाँ कभी ये चीज पूरी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कई बार वो बहुत अनरियलिस्टिक होती है ना। लेकिन सैटर्न यहाँ पे मीन राशि में बैठ के आपको ये समझाने की कह रहा है कि भाई ड्रीम्स ऐसा नहीं है, मत देखिए। इमेजिनेटिव या आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है उसको एक्सप्लोर मत करिए, उसको बाहर मत निकालिए। डिवाइन प्लान है, डिवाइन प्रभु का एक साथ है, उनका बनाया हुआ पाथ है, उसको अवश्य ऑनर करिए। लेकिन यहाँ पे सैटर्न ये बताता हुआ नजर आ रहा है नवमांश कुंडली में, जब वो मीन राशि में बैठा है, कि ओरिजिनलिटी पे तो काम करिए, उस पे काम तो करिए। भाई हमने सपने देख लिए, हमने किसी प्रकार के आइडियाज बना लिए, सारा कर लिया, लेकिन हम उस पे काम ही नहीं कर रहे हैं रियलिस्टिक वे में, तो वो मटेरियलाइज कैसे होगा? तो यहाँ पे सैटर्न एक्चुअली में आपको ये बता रहा है कि भाई कोई भी प्रकार की चीजें सिर्फ कहने से नहीं हो जाती हैं, सोचने से नहीं हो जाती हैं। उसके लिए हमें कार्य करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, और उसके लिए स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, स्पेसिफिकनेस, रूटीन, हार्डशिप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से निकलना ही पड़ता है। तो सैटर्न यहाँ पे व्यक्ति से कहता है कि भाई ओरिजिनलिटी से काम करो, चीजों को करो। तो तब बहुत ऊंचा सोच रहा है कोई व्यक्ति कि भाई हम आसमान में चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। हम कहते हैं वहां नहीं भी पहुंच पाएगा तो कहीं कुछ दूसरी चीज बन जाएगा। मालूम पड़ा ठीक है हमको आईएएस बनना था, हम आईएएस नहीं बन पाए, तो हम उसके कोई नीचे अफसर तो कम से कम बन जाएंगे। तो वो आपको पुश करता है यहाँ पे। और देखिए जो पाइसेस साइन है जहां पे सैटर्न बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में मीन राशि में, वो ये भी बताता है कि ये दो फिशेस को रिप्रेजेंट करता है। अब एक फिश जो है वो प्रभु की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ सब जा रही है, दूसरी तरफ हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ जा रही है, एक काम की तरफ, रियलिटी की तरफ जा रही है। तो यहीं पे कंफ्यूजन व्यक्ति को होता है कि वो किस तरफ जाए। और यही सैटर्न जब मीन राशि में बैठता है, व्यक्ति को यही सिखाने की कोशिश करता है कि अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को, अपनी इमेजिनेशंस को, या अपनी क्रिएटिविटी को, स्किल्स को, अपने इमोशंस को, कंपैशन को कभी भी मत खत्म करिए, पर उसको उस लेवल तक लेके जाइए जो आपको ऊपर उठा पाए, वो आपको दुनिया में यूज करने लायक, तो उसको आप बनाइए उस चीज को। तो दोनों चीजों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज सोच ली और अल्टीमेटली उसका कुछ हुआ ही नहीं, वो बाहर दुनिया में आया ही नहीं कोई चीज किसी भी तरीके का, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो यही जीवन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन उठानी पड़ेगी कि एक तरफ इधर सोच चल रही है और रियलिस्टिक मिस हो रही है। तो सैटर्न उसी चीज को आपको करने के लिए कहेगा, और उसी चीज में आपको सबसे ज्यादा बैलेंस बनाने में, रियलिस्टिक बनाने में डिफिकल्टी आएगी। आपके ड्रीम्स, आपके आइडियाज, आपकी इमेजिनेशंस बहुत यूनिक होते हैं जब सैटर्न पाइसेस साइन में बैठा होता है। आप यूं कह सकते हैं कि आप हर प्रकार से जब आंखें बंद करें, आप कहीं आइसोलेशन में रहें, अकेले रहें, इतना बढ़िया काम कर सकते हैं किसी भी चीज को लेके। सैटर्न आपको एक आइसोलेशन भी दे रहा है, सैटर्न आपको एक अलूफनेस भी दे रहा है, अकेलापन भी दे रहा है, बैठे हुए में अकेलापन दे रहा है। तो लेकिन उस चीज को वो ये भी कह रहा है कि यूज करिए उस चीज को। भाई ध्यानी कोई अगर समाधि में बैठता है और तपस्या में बैठता है तो अंततः कुछ बाहर लेके निकलता है प्रभु से। उसी प्रकार से वो आपसे कह रहे हैं जितने भी आपके आइडियाज हैं वो अलग हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हैं, दुनिया उसको नहीं समझ पाती है, लेकिन आप अगर
इस प्रकार से सोचने वाले हैं तो आपको वही कहने का अर्थ है कि आप जितना समय अपने साथ अकेले बिताएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इमोशंस को जीवन में अगर प्रैक्टिकलिटी में उतारेंगे उतना अच्छा। सैटर्न आपको ये बताता है, लेकिन एक इसमें पॉइंट क्या है कि भाई आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कार्मिक लेसन यहाँ पे क्या है। क्योंकि देखिए हम अपने में रहते हैं, अपने सपनों में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, एस्केपिस्ट रहते हैं, हम चीजों से भागना चाहते हैं। सैटर्न कहता है रियलिस्टिक बनो, लोगों से मिलो, लोगों के साथ रहो, ये आपके लिए चैलेंज है। यहां पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपने अपनी, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आइडियाज में, अपने थॉट्स में, अपनी दुनिया में जो विचरता रहता है और रियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो आपको बैलेंस बनाना है, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। लोगों के साथ व्यवहार करना, लोगों के साथ रहना और एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। अब उनके साथ ऐसा नहीं है जब हमने व्यवहार किया तो फिर वो भी ड्रीम की दुनिया में, वो भी आसमानी तरीके से प्रेम होने लगा या सोशलाइजेशन होने लगी, वो भी हमारे लिए ट्रबल लेके आता। तो सैटर्न यहाँ पे एक, जिसको कहता है ना कि एक गूढ़ता लाना चाहता है हर प्रकार के रिलेशनशिप की, आपके अप्रोच की। तो ये एक कार्मिक आपके लिए लेसन है सैटर्न जो यहाँ पे बताना चाहता है कि भाई आपके अंदर यूनिकनेस है, सुंदर आइडियाज हैं, सुंदर सोल है, नॉलेज है, ज्ञान है। अब कई प्रकार के आपको इमोशनल टर्बुलेंस फेंकेगा आपके ऊपर, प्रॉब्लम्स डालेगा, कई प्रकार के सोशली जिसको कहा जाए आपको बहुत इंगेज कर देगा और एकदम से आपको डिसलोकेट कर देगा वहां पे सैटर्न जब मीन राशि में बैठा होता है। तो इन सारे टर्बुलेंस को देने के बाद भी आपको स्थिर रहना बता रहा है। जैसे कह रहा है ना कि एक जगह स्टेबल हो, कॉन्क्रीट हो अपने काम में, क्योंकि जो आपके अंदर की जो ताकत है, जो एक डिवाइन टच है, फील है, वो दुनिया के सामने लाना चाहता है। वो ब्रिलियंस जो है, जो वो एक आदत है कि किस प्रकार से हम काम में डटे रह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, उससे फर्क नहीं हो रहा है। यहां पे सैटर्न मीन राशि में बैठा हुआ बेस्ट डिस्क्राइब करता है, कर्म करो, उससे जुड़ो नहीं ये, लेकिन कर्म करो वो बताता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा आपके लिए कार्मिक लेसन है इस चीज से। जुपिटर जिस भी घर में बैठा होगा वहां से आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेसन मिलेगा, चाहे वो सोशल हो, चाहे आपका प्रेम को लेके हो, आनंद को लेके हो, फैमिली को लेके हो, आपके व्यूज को लेके हो। वो घर आपको बहुत ज्यादा शेप अप करेगा, आपको बहुत ज्यादा हिलाएगा, झकझोरेगा। कई बार प्रॉब्लम्स आएंगी उन चीजों को लेकर, ताकि आप अपना आपको उठ पाए, आप अपने आप को समझ पाए और फिर कुछ काम कर पाए। जैसे हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सैटर्न हमारा मीन राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, लेकिन वो हम हैं डॉक्टर, बट हम फंसे हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, चीजों में, अपनी बातों में। तो हमारा जो एक्चुअली वो गॉड टच है ना हाथ में, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। और जब ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करा देता है तो वो बाहर निकालता है, वो बताता है कि आप क्या चीजें, आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर का कंपैशन, अपने अंदर का आर्टिस्ट, अपने अंदर का वो जरूर जीवित रखिए, लेकिन रियलिस्टिक वे में। काम बहुत जरूरी है, उसको मेटरलाइज करना बहुत जरूरी है, दुनिया के साथ एक सही तरीके से मिलना बहुत जरूरी है। आपका अपने मेंटल प्लेन से नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं, आपको दिन में तारे नजर आ रहे हैं तो दुनिया को नहीं नजर आ रहे हैं, आपको दुनिया के हिसाब से, दुनिया के लिए उनके साथ चलना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। कई बार जहां पे जन्म होता है, सैटर्न जब मीन राशि में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो व्यक्ति उस जगह नहीं रहता है, दूर चला जाता है या विदेश या कहीं जाना ही रहता है उसको, एंड दैट इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी बात है। मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप्स, रिलेशन, अलायंसेस, यहाँ पे फिर वही वाली बात आता है कि सैटर्न यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक रहने के लिए कह रहा है, किसी भी इवेंचुअलिटीज को समझने के लिए कह रहा है। कई बार रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगी, कई एसोसिएशंस लाइफ में टूटेंगी। मैरिज में भी देखिए, जब तक वो इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, एक लॉयल्टी नहीं होगी, एक टच नहीं होगा, एक सोलेस नहीं होगा, एक आनंद नहीं होगा, तब तक मैरिज नहीं चल पाती है। लाइफ पार्टनर भी जो आपका होगा वो भी बहुत डिमांडिंग होगा। आप उससे वो नर्चरिंग, वो एक सोलेस, वो नींद के समय की जो शांति है वो चाहते हैं। आपका जो एक
माइंड है उसको समझना चाहते हैं, एक आर्टिस्ट है, एक लवर है, उस प्रकार की दुनिया में, तो अगर आपको उस प्रकार का लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है, जो कि नहीं मिलता है, बहुत ऑपोजिट मिलता है, और यही कार्मिक ड्यूटी होती है कि हमको उसके साथ किस प्रकार से रहना है। अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जब सैटर्न मीन राशि में बैठा होता है नवमांश कुंडली में, तो रिलेशनशिप या मैरिजेस को चला पाना, स्थिरता दे पाना बहुत मुश्किल हो पाता है अगर आपस में कंपैशन, प्रेम और ड्यूटी, रियलिस्टिकनेस दोनों साथ में जुड़ के ना चलें, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ सीखेंगे। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।